Hello students, myself Bafna ma'am for the business law. Last class we had taken about the acceptance. What is acceptance? Who can give acceptance to a proposal, mode of acceptance, legal rules or essentials of the valid acceptance. We had completed about all the acceptance. So today we will be dealing with the communication of proposal, acceptance and revocation. So how do you communicate of the proposal, acceptance and revocations? Already we had dealt how to communicate for the proposal and how to how to give communication for the acceptance. So just we will uh, focus upon the communication of proposal, acceptance and revocations. See, when the contracting parties are physically present and negotiate in person, there is an immediate communication of proposal and its acceptance, and thus a valid contract come into existence. यानी जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फिजिकली प्रेजेंट और निगोशिएट कर रहे हैं तभी का तभी प्रपोजल और तभी का तभी एक्सेप्टेंस, तो दैट इज कॉल्ड एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस. कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है. The moment the promisee gives his absolute acceptance to the proposal made by the proposer, तो valid contract come into existence. तो अभी नेक्स्ट एक देखते हैं. We have also seen that for the formation of a contract, the proposal must be communicated to the other party, and similarly the acceptor of the proposal must communicate his acceptance to the promiser. When the parties are separate by distance, यानी जब पार्टी बहुत दूर रहते हैं, the proposal and acceptance thereof may be exchanged through either post or a telephone. अगर पार्टीज दूर रहती है, प्रपोजल देना है या एक्सेप्टेंस देना है, तो they can exchange those proposal and acceptance through post और टेलीफोन के द्वारा एक्सचेंज कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट, a proposal or acceptance can be communicated by act or omission of the parties proposing or accepting, by which he intends to communicate such proposal or acceptance और which has the effect of communicating. सेक्शन 3 क्या बताता है? अगर proposal और acceptance can be communicated, कब कैसे communicate कर सकते हैं? by act और omission of the parties also, कि ये भाई नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं. जो वो इंटेंट करता है कि भाई इस तरीके से आपको एक्सेप्टेंस और प्रपोजल देना है करके. नेक्स्ट क्या बोलता है ये? ए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. अगर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस a proposal, acceptance or revocation of proposal and acceptance may be communicated by words spoken or written और बाय कंडक्ट. यानी एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन यानी तोड़ना है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को. मान लीजिए किसी बंदे ने आपको प्रपोजल दिया है और आपने एक्सेप्टेंस करना है, या फिर उस एक्सेप्टेंस या प्रपोजल को आपको तोड़ना है यानी ब्रेकअप करना है, तो कैसे बता सकते हैं आप उसको? बाय वर्ड स्पोकन यानी बात करके भी बोल सकते हैं, यानी लिख के भी बोल सकते हैं, या कंडक्ट करके भी बोल सकते हैं कि भाई आपका अभी प्रपोजल तो जो था हमने रिवोक कर दिया है. यानी कि एक एग्जांपल देती हूँ. अभी मैं एक बहुत सुंदर एग्जांपल दिया है, एक टेलीफोन का एग्जांपल दिया है. तो यहाँ पे एक टेलीफोन बूथ रहता है, तो अपन टेलीफोन बूथ में जाते हैं, कॉइन डालते हैं. तो टेलीफोन बूथ क्या है? इट इज़ एन इनविटेशन. वो इनवाइट कर रहा है अपने को कि मेरा टेलीफोन बूथ यहाँ पे है, आप आके फ़ोन कर सकते हैं. जैसे आप कॉइन डालते हैं, अंदर बात करते हैं, फिर उसको कटआउट करते हो फ़ोन को, तो यानी वो प्रपोजल अभी रिवोक हो गया है. मैं एक बताती हूँ एग्जांपल. इंस्टॉलेशन ऑफ ए टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट एट द पब्लिक प्लेस. पब्लिक प्लेस में टेलीफोन होता है विथ ए सिग्नेट हैविंग वर्ड्स नेमली पब्लिक टेलीफोन बूथ अमाउंट्स टू अ प्रपोजल. यानी पब्लिक टेलीफोन बूथ लिखा रहता है तो क्या है? वो एक प्रपोजल है. Whereas putting of a coin in the slot of the telephone machine is the acceptance. जैसे आपने कॉइन डाला और आप बात करना चालू करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस हो गया, acceptance of the proposal.
एंड स्विचिंग ऑफ द मशीन में बी कॉल्ड एज ए रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। यानी जब बात करके आप कट करते हैं फ़ोन को तो आपका क्या हो जाता है, रिवोकेशन हो जाता है। तो इससे ये मालूम होता है कि आपने रिवोकेशन, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का कैसे किया है, उसमें टेलीफोन बुथ का एक सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट। अभी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन मालूम हो गया। एक इंसान जब का उधर आप एक्सेप्टेंस देते हैं, प्रपोजल जब मिलता है एक्सेप्टेंस देते हैं। रिवोकेशन कैसे होता है टेलीफोन बूथ का, तो एग्जांपल मैंने ये दिया है। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट, तो कंप्लीट कब होता है कम्युनिकेशन, तो देखते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। जैसे मैंने प्रपोजल किया आपको एक्सेप्टेंस कब देना है, जब आपके दिमाग में वो बात याद आ जाती है कि सामने वालों ने किसी बात का प्रपोजल दिया है। जैसे वो बात दिमाग में आती है तो वो नॉलेज हो गया। When it comes to knowledge of the person to whom it is made। अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं। When P from Pune offers by a letter to sell his watch for ₹1,000 to Q at Mumbai, the communication of offer will be complete only when Q receives the letter। यानी मैं अभी पूना में हूँ, मैं एक लेटर भेजती हूँ जो इंसान बॉम्बे में है कि वॉच ₹1,000 का है करके। द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर will be complete only when Q receives the letter। यानी कम्युनिकेशन मेरा कब कंप्लीट होगा, जब मुंबई में जो इंसान बैठा है उसको वो लेटर रिसीव होगा, तब माना जाएगा कि वो कंप्लीट हो गया है, कम्युनिकेशन कंप्लीट, मेरे प्रपोजल कम्युनिकेट जो मैंने किया है वो कंप्लीट हो गया है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट। अभी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट कब होगा, सामने वालों ने एक्सेप्टेंस दिया, वो कब कम्युनिकेट करने से वो कंप्लीट होता है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कुछ भी लेटर आपने दिया है और इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। सेकेंड है as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। जब नॉलेज में आ जाता है, जब दिमाग में आ जाता है कि किसी इंसान ने मुझे प्रपोजल दिया है कि भाई उसका एक्सेप्टेंस देना है कि नहीं देना है, जब आपके दिमाग में आ जाता है तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है। अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं। यानी when Q accepts P's proposal and sends his acceptance by a letter through post, the communication of acceptance is complete as against P when the letter is posted to him as against Q when P receives the letter। यानी when Q accepts P's proposal, यानी मेरा कोई प्रपोजल सामने वाला एक्सेप्ट करता है एंड सेंड इज मैसेज बाय ए लेटर, और वो सामने वाला लेटर भेजता है थ्रू पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट करता है कि भाई आपका एक्सेप्टेंस कंप्लीट है, अगेंस्ट पी व्हेन द लेटर इज पोस्टेड टू हिम एज अगेंस्ट क्यू व्हेन पी रिसीव्स द लेटर। अब जब मैं लेटर रिसीव करती हूँ तो आपका सामने वाले का जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी ये वर्ड नोट करना है, अगेंस्ट प्रपोजर, ये नोट करना है कि भाई proposer, the word as against proposer means it is binding on the proposer and that thereafter he cannot withdraw his proposal। जब मैंने प्रपोजल दे दिया है और सामने वालों ने एक्सेप्टेंस दे दिया है तो ये माना जाएगा कि मैं विड्रॉ नहीं कर सकती हूँ प्रपोजल को। एज अगेंस्ट प्रपोजर इट बिकम्स ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, मेरे लिए वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। Similarly, the words as against acceptor means it is binding on the acceptor यानी thereafter acceptance cannot withdraw his acceptance and becomes a binding contract against acceptor also।
एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाता है? जब मैंने प्रपोजल सामने वालों को भेज दिया है और उसके दिमाग में आ गया है, नॉलेज आ गया है कि भाई अभी ये सामने वाला ने पढ़ लिया है या फिर उसने सुन लिया है और उसके दिमाग में एक्सेप्टेंस की बातें चल रही है, तो मैं विड्रॉ नहीं कर सकती। और सामने वाला ने एक्सेप्टेंस दे भी दिया है मुझे, तो आई कैनॉट विड्रॉ अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एंड आई कैन एक्सेप्टर भी विड्रॉ नहीं कर सकता है वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को। जब सामने वाला वो एक्सेप्टेंस देने के बाद आप दोनों विड्रॉ नहीं कर सकते हो। प्रपोजल भी विड्रॉ नहीं कर सकता है प्रपोजर, और एक्सेप्टर भी विड्रॉ नहीं कर सकता है आफ्टर एक्सेप्टेंस देने के बाद। So it becomes a binding contract on both of acceptor and proposer. So next we will see revocation of proposal and acceptance. What is revocation of proposal and acceptance? A proposal may be revoked at any time before the acceptance is put in course of transmission. यानी a proposal may revoke at any time. जब सामने वाला proposal देता है तो वो कभी भी तोड़ सकता है before acceptance. Before acceptance, it is put in the course of transmission to the proposer. पहले ही जब वो लेटर कुछ भेजता है तो उसके पहले ही प्रपोजर यानी ऑफरर, प्रॉमिसर, वो अपनी प्रॉमिस तोड़ सकता है। एंड एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। और एक्सेप्टेंस भी रिवोक कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को, जब सामने वाला के नॉलेज में आने के पहले ही वो एक्सेप्टेंस तोड़ सकता है। सो इट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज। According to the Section 5 Contract Act, a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. आप देने के बाद, प्रपोजल देने के बाद या एक्सेप्टेंस देने के बाद आप उसको तोड़ नहीं सकते आफ्टरवर्ड्स, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। नीट क्लीन क्लियरली लिखा है, आफ्टरवर्ड्स आप उसको तोड़ नहीं सकते। माना एग्जाम्पल है, P proposes by a letter sent by post to sell his scooter to Q। यानी P प्रपोज करता है लेटर के द्वारा, पोस्ट करता है स्कूटर कि मैं मेरा स्कूटर बेचना चाहता हूँ Q को। P can revoke his proposal at any time before the letter containing acceptance is posted। P रिवोक कर सकता है उसका प्रपोजल बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर लेटर कंटेनिंग एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। पहले पोस्ट करने के पहले ही वो तोड़ सकता है, यानी जिसने वो स्कूटर बेचने की कोशिश की, लेटर भेजने के पहले ही उसको रिवोक कर सकता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। पोस्ट करने के बाद, उसके दिमाग में आने के बाद वो तोड़ नहीं सकता अपना प्रपोजल। और एक्सेप्टेंस कब तोड़ सकता है? An acceptance may be revoked at any time before communication is complete। जब सामने वाला एक्सेप्टेंस के दिमाग में आ जाता है कि भाई प्रपोजल दिया है, तो उसके पहले प्रपोजल तोड़ा नहीं जा सकता है। बट एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कब तोड़ा जा सकता है? जब कम्युनिकेट किया ही नहीं या करने के पहले ही तोड़ सकते हैं। एक्सेप्टेंस देने के बाद आप कुछ भी नहीं तोड़ सकते हैं, रिवोकेशन नहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। एग्जाम्पल, P proposes by a letter sent, P proposes by a letter sent by post to sell his scooter to Q। P प्रपोज करता है लेटर से कि वो स्कूटर सेल कर रहा है Q को। Q accepts the proposal by a letter। Q एक्सेप्ट भी करता है लेटर को। Now if Q wants to revoke his acceptance, अभी Q तोड़ना चाहता है उस एक्सेप्टेंस को, he cannot revoke his acceptance, यानी वो अभी एक्सेप्टेंस जो दिया है वो तोड़ नहीं सकता है at any time before the letter of acceptance is received। अगर सामने वाला ने एक्सेप्टेंस का लेटर रिसीव किया है तो वो तोड़ नहीं पाएगा, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। बिफोर कर सकता है, बिफोर उसका वो रिवोक कर सकता है, ही कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स व्हेन ही हैज गिवन एक्सेप्टेंस। सो नेक्स्ट वी विल सी कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल
or its acceptance when complete. Section 4 of Contract Act further states the communication of a revocation is complete as against the person who makes revocation when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it. नो अभी इसमें क्या बोला है? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और इट्स एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट as against the person to whom makes revocation, as against the person to whom it is made, when it comes to the letter's knowledge. Example देखते हैं. P sends a letter making a proposal to Q. P send करता है letter proposal सामने वाले Q को, and thereafter he decides to revoke his proposal. और बाद में वो सोचता है कि मुझे अभी ये प्रपोजल को तोड़ना है. द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट पी व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड, यानी एज अगेंस्ट पी व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड, एज अगेंस्ट क्यू व्हेन द क्यू रिसीव्स द टेलीग्राम. अभी पी सेंड से लेटर मैंने क्या बोला कि मैंने एक लेटर सेंड किया है क्यू को कि देयर आफ्टर ही डिसाइड्स टू रिवोक हिज प्रपोजल. Sorry, I'm really very sorry. Again, we will go for the communication of revocation of proposal or its acceptance when complete. Communication of revocation of proposal कब complete होता है? as against the person who has made the proposal, यानी as against the person who makes revocation. जैसे मैंने अभी मुझे रिवोक करना है. when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made. अभी मैं प्रपोजर हूँ तो मुझे अभी कुछ रिवोक करना है कि मुझे अभी मुझे अभी सामने वालों को कम्युनिकेट करना है कि भाई मुझे मेरा एग्रीमेंट तोड़ना है. कब हो सकता है वो? व्हेन इट इज़ पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन whom इट इज़ मेड, यानी जब मैं कुछ अपना पोस्ट भेजती हूँ और सामने वाला एक्सेप्टेंस दे देता है उस पोस्ट को, तो मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया. एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom इट इज़ मेड व्हेन इट कम्स टू लेटेस्ट नॉलेज, यानी सामने वालों को बाद में उसका नॉलेज मिल जाता है कि भाई उसने सामने वालों ने प्रपोजल तोड़ दिया है, यानी कम्युनिकेट किया है कि भाई अभी मुझे रिवोक करना है करके. तो मैं मेरा प्रपोजल दे देती हूँ कि भाई सामने वालों को कि मुझे मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट या मैंने जो अग्रीमेंट किया है मुझे अभी तोड़ना है करके. तो मैंने वो कम्युनिकेट कर दिया. जब सामने वाला एक्सेप्टर उसके दिमाग में वो बात आ जाती है तो मैंने मेरा काम ख़त्म कर लिया. तो अभी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट. अभी एक्सेप्टेंस जो दे रहा है उसको रिवोक करना है, यानी एग्रीमेंट को तोड़ना है. तो वो कब कंप्लीट होगा? जब वह एक्सेप्टेंस कब देता है? जब वो भी बोलता है कि भाई मुझे तोड़ना है अगेंस्ट द अदर पर्सन. वो लिख के पोस्ट के द्वारा या टेलीग्राम में डिस्पैच करके भेजता है अगेंस्ट प्रपोजर. तो उसके दिमाग में वो बात याद आ जाती है when it comes to the knowledge of the proposer, when he receives the telegram. तो एक्सेप्टेंस जो देने वाला है उसकी भी कंप्लीट हो जाती है कम्युनिकेशन कि भाई मुझे अभी ये एग्रीमेंट नहीं करना है, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट. तब वो प्रपोजर के दिमाग में बात याद आती है कि भाई सामने वालों ने ना बोला है. तो कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ऑफ प्रपोजर एंड एक्सेप्टेंस, ये कंप्लीट हुआ. So next we will go effect of loss of letter of acceptance in postal transit. The moment the letter of acceptance is posted, the promisor is bound by it even if the letter is delayed or lost in postal transit. अब
आपको ये तो बहुत मालूम अच्छा से मालूम हो गया. बट इन ऑर्डर टू बाइंड द प्रोमिसर, द लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस मस्ट बी करेक्टली एड्रेस्ड, प्रॉपरली स्टैम्प्ड एंड ड्यूली पोस्टेड. If the wrong address is furnished by the promisor himself, he will be bound by such acceptance. So far as the acceptor is concerned, he is not bound by the letter of acceptance till it reaches the promisor. अभी क्या है, जैसे इंसान का कुछ एक्सेप्टेंस या लेटर मिलता है, जैसे इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन पोस्टल ट्रांसफर, द मोमेंट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, द प्रोमिसर इज बाउंड बाय इट. जैसे एक्सेप्टेंस, जैसे किसी एग्रीमेंट का एक्सेप्टेंस होता है तो वो पोस्ट करता है प्रोमिसर को, तो वो बाउंड बन जाता है सामने वालों को कि भाई इसने एक्सेप्टेंस दिया है उस एग्रीमेंट को. इवन इफ द लेटर इज डिलेड, अगर वो लेटर डिले भी हो जाता है या पोस्टल में लॉस्ट भी हो जाता है, तो वो बट इन ऑर्डर टू बाइंड द प्रोमिसर, द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी करेक्टली एड्रेस्ड. यानी आपको बाउंड करना है, आप अगर एक्सेप्टर है तो आपको वो बाउंड करना है प्रपोजल वाले को. तो इट्स बेटर यू पोस्ट द लेटर इन ए प्रॉपर एड्रेस में भेजे, प्रॉपरली स्टैम्प, ड्यूली पोस्टेड. If wrong address is furnished by the promisor himself, he will bound by such acceptance. अगर प्रोमिसर ने कुछ रॉन्ग एड्रेस भी किया है, फिर भी वो ये माना नहीं जाएगा कि भाई सामने वालों ने एक्सेप्टेंस दिया है, तो मैंने एक्सेप्टेंस दिया है तो भी उसमें वो बाइंडिंग है. ऐसा नहीं बोला जा सकता कि भाई कहीं लेटर गुम गया है तो मैं अभी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता हूँ. नहीं, यू विल बी बाइंडेड बाय योर वर्ड्स. द कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन. Contracts over the telephone. A contract by telephone has the same effect as an oral agreement. सेम इफेक्ट होगा जब एक कॉन्ट्रैक्ट आप प्रपोजल देते हैं और एक्सेप्टेंस होता है तो उसमें सेम बाइंडिंग होता है. जैसे एक सेम सामने खड़ा है व्यक्ति और सामने वाला बोल रहा है कि मुझे वो प्रपोजल में दे रहा हूँ आपको, और सामने वाला एक्सेप्टेंस दे रहा है. सो तो टेलीफोन में भी सेम है और ओरल में भी सेम अग्रीमेंट है, तो बिटवीन द पार्टीज in the physical presence of each other. However, if the acceptance is not in fact communicated to the promisor, but the telephone suddenly went dead, then there will be no contract. अगर if the acceptance is not in fact communicated, जब acceptance communicate नहीं हुआ है to the promisor को acceptance communicate नहीं हुआ है क्योंकि suddenly फ़ोन ख़राब हो गया था, फ़ोन डेड हो गया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने कम्युनिकेट किया ही नहीं है. फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी बाइंडिंग, द प्रॉमिसी मस्ट मेक श्योर दैट हिज एक्सेप्टेंस इज प्रॉपरली रिसीव्ड, हर्ड, अंडरस्टूड बाय द प्रॉमिसर. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड करना है तो एक्सेप्टेंस को ये देखना चाहिए कि सामने वालों को मेरी जो वर्ड्स है प्रॉपरली पहुँचे, कि वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाए करके. So next है no question of revocation. When concerned party negotiate a contract over the telephone, no possibility of revocation can arise due to instantaneous communication of the proposal. अगर concerned party negotiate करता है contract को टेलीफोन द्वारा, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोकेशन कैन अराइज. कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है कि आप उसको तोड़े ड्यू टू कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल. इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल. इंस्टेंट आपने कम्युनिकेट किया प्रपोजल को. इन शॉर्ट, ए प्रपोजल इज मेड एंड एक्सेप्टेड एट वन एंड एट द सेम टाइम. Once a proposal is accepted, a binding promise is formed. अगर प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट कर दिया है तो आप बाइंडिंग में आ गए उस प्रॉमिस को. इन अदर वर्ड्स, सर एंसन क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल इज लाइक ए लाइटेड मैच टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर. अभी जब गन पाउडर रहता है तो उसको आपने मैच स्टिक से उसको जला दिया तो अभी वो फूटने वाला ही है. तो उसी प्रकार
आपने जब एक्सेप्टेंस दे दिया, सामने वाले ने प्रपोजल दिया, उसका एक्सेप्टेंस आपने दे दिया, तब अभी सवाल ही नहीं उठता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट को तोड़ सके. Question will not arise. It produces something which cannot be recalled or undone. Recall नहीं हो सकता है और undone भी नहीं हो सकता है. It means if a light match is applied to a gunpowder, both match and train of the gunpowder will be destroyed and a big fire and explosion will occur. Similarly, after the acceptance of the proposal, a binding promise will be formed. आफ्टर एक्सेप्टेंस, जैसे प्रपोजल को आपने एक्सेप्टेंस दे दिया है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आपने प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दे दिया है, ए बाइंडिंग प्रॉमिस विल बी फॉर्म्ड. बाइंडिंग हो गए उस प्रॉमिस में. आप बाइंडिंग, यू विल बी, देयर विल बी अ बाइंडिंग प्रॉमिस एंड इट इज़ बीन फॉर्म्ड contract. Thereafter the proposal and its acceptance will not have any existence. समझा? So there is a completion of the offer, acceptance, communication कब होता है, complete कब होता है. जैसे मैंने इसमें कहा प्रपोजल क्या होता है, जो प्रपोज करता है वो प्रपोजल है, और उसके लीगल रूल्स भी बताए, एसेंशियल ऑफ ए वैलिड प्रपोजल, टर्म्स ऑफ द प्रपोजल्स बताए हैं. बाद में एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस के वैलिड लीगल रूल्स और वैलिड एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं. बाद में कम्युनिकेशन कब ख़त्म होता है प्रपोजल का, कि भाई मैंने प्रपोजल दिया है तो मेरा कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया. रिवोकेशन कब ख़त्म होता है, एक्सेप्टेंस प्रपोजल कब ख़त्म होता है. कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट, communication of proposal when complete, communication of acceptance when complete. So I've completed all this chapter. Next we will go to the capacity of parties. Is capacity of the parties we will start a next new video. So till now I have completed 2 chapters already. 2 chapters have been completed. Indian Contract Act 1872 का फर्स्ट चैप्टर था. इंट्रोडक्शन पार्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नो सेकेंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसमें प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया. सो वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट द थर्ड चैप्टर इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज. कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में अभी मैं माइनर का थोड़ा ले लेती हूँ. What is the capacity of the parties? One of the essential elements required for a valid contract is that all the parties to it must have the capacity to enter into a contract. Essential elements of a valid contract, उसके लिए क्या चाहिए कि parties must, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है तो उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए. जब तक कैपेसिटी नहीं होगी तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे जाएंगे. जैसे कि एक छोटा बच्चा कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है क्या, उसकी कैपेसिटी है क्या कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने की या कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेने की कैपेसिटी है? नहीं है उसमें, क्योंकि वो छोटा है, नाबालिग है. माइनस, फॉर एग्जांपल माइनस, यानी इसमें क्लियरली बोला है द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 10 ये कहता है, और सेक्शन 11 ये स्टेट करता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, हर एक इंसान कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो एज ऑफ मेजॉरिटी है, यानी वो नाबालिग नहीं है, मेजर है अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही इज सब्जेक्ट. हु इज ऑफ साउंड माइंड, सेकेंड साउंड माइंड है एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट. उसका वो डिसक्वालिफाइड में नहीं है, यानी ही इज डिसक्वालिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ विच ही इज सब्जेक्ट. फर्स्ट पॉइंट है ही शुड बी ए मेजर. सेकेंड पॉइंट है he should be of sound mind,
एंड थर्ड पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई क्वालिफाइड होना चाहिए। डिसक्वालिफाइड यानी किसी क्रिमिनल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में उसका नाम खराब ना हुआ हो, तो वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट में या अग्रीमेंट में भाग ले सकता है, अग्रीमेंट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। Therefore, this section makes it clear that a person is incapable of entering into a contract if he is a minor. अगर वो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अगर वो अनसाउंड माइंड है, अगर वो पागल है या फिर कमज़ोर है दिमाग से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। Disqualified by law from contracting which he is subject contract enter into by such incompetent person are void। अगर वो disqualified है, fraudulent activity है, criminal case में उसका नाम recorded है, तो he is a disqualified person, so such contract are void according to the law। ये है आज का वीडियो। So we will see in next video who is a minor, what are the rules regarding to an agreement with a minor।